एक आदमी का भी विचार बदल गया तो वो बंदा और 100 लोगों के दिमाग को बदलेगा। वो एक बंदा कई लोगों के दिमाग को बदलेगा। तो मैं आपसे इतनी बोलूंगा कि अगर आपको ये नॉलेज के अंदर कुछ फायदा दिखता है, अनुभव करो घर में, रोज एक चीज का अनुभव करो कि रोज सोचो, आज मेरे को कोई तो भी सिंपल बताता हूं कि आप ये सोच लो कि मेरे को मेरी मेहनत से 10,000 रुपए एक महीने के अंदर आना चाहिए, उसको विजुअलाइज करो, विचारों में लाओ। 30 तारीख के पहले मेरे को 10,000 रुपए आना चाहिए, या जो आपके लिए इम्पॉसिबल लगता होगा कि 1 लाख रुपए मेरे को 30 तारीख के पहले आना चाहिए। आज कोई सोच नहीं है, लेकिन आप रोज सवेरे से शाम तक वो सोचो कि नहीं मेरे को 30 तारीख सितंबर के पहले 1 लाख रुपए चाहिए। आप देखो 1 लाख रुपए कहां से आएंगे मेरे को मालूम, लेकिन आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर 10 लाख की सोचो, फिर 1 करोड़ की सोचो। आना तो है, ये मुझे मालूम है, खाली आपको सोचना है। और मैं इतनी बोलूंगा कि थियरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस है। मैंने अभी आपको जो बताया वो थियरी थी, और थियरी एक लिमिटेड रहती है। थियरी क्या है, जाओगे 2 घंटे में भूल जाओगे, फिर अपने रूटीन में आओगे। लेकिन प्रैक्टिकल कभी नहीं भूलता, प्रैक्टिकल कभी नहीं भूलता। मैं प्रैक्टिकल पे क्यों बिलीव करता हूँ, मैं उस दिन स्टोरी शेयर कर रहा था पवार साहब से और जरा सिंह से मेरे ऑफिस में, कि ये रियल स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ब्रिटिशर्स जब अपने ऊपर राज करने को आए, मैं कब की बात कर रहा हूँ, 150 साल पहले, 1800 की बात कर रहा हूँ। तो ब्रिटिशर्स को इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना था, राज करना था, तो उन्होंने सबसे पहले कमेटी स्थापित की। उन लोग बहुत प्लानर थे, दे आर प्लानर। मैकबर्लिस कमेटी करके एक कमेटी थी, वो कमेटी को उन्होंने बनाया, और कमेटी को उन्होंने क्या काम दिया कि पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करो और सर्वे करके बताओ कि इस हिंदुस्तान को हम राज कैसे कर सकते हैं। वो कमेटी ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान का सर्वे किया। आपको मालूम सोने की चिड़िया थी उस समय, हम बोलते हैं ना सोने की चिड़िया, और उनका 1835 फरवरी को पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंटेशन था, आप नेट पे जाओगे तो मिलेगा। और उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में क्या बोला कि हमने पूरे कंट्री का सर्वे किया, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे किया, और हमारे सरप्राइज में इस पूरे देश में एक भिखारी नहीं मिला, एक गरीब नहीं मिला, एक चोर नहीं मिला। ये उनके वर्ड्स थे कि एक पुअर पर्सन नहीं मिला, एक थेफ्ट नहीं मिला, और एक भिखारी नहीं मिला, बैगर नहीं मिला। और आगे उनका वर्ड था, मैं आपकी बात कर रहा हूं 17th सेंचुरी की, आगे उनका वर्ड था कि दिस इज बिकॉज ऑफ कल्चर एंड एजुकेशनल सिस्टम प्रिवेलिंग इन दिस कंट्री, जिससे सिर्फ हाई मॉरल कैरेक्टर के लोग पैदा होते हैं। तब की बात कर रहा हूं कि उस टाइम जो अपना कल्चर था, अपना एजुकेशन सिस्टम था, आपको मालूम अपना एजुकेशन सिस्टम क्या था उस टाइम पे? गुरुकुल, गुरुकुल था ना। इंडस्ट्री जो रहती थी, मान लो कपड़ा उद्योग है, तो कपड़ा उद्योग में जो काम करते थे वही यूनिवर्सिटी रहती थी, वो उनको सिखाती थी, प्रैक्टिकल नॉलेज देती थी, और वो फिर फैक्ट्री डालते थे। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता था। और ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले क्या किया, हमारा एजुकेशन सिस्टम तोड़ डाला। उन्होंने आगे लिखा था कि इफ यू वांट टू रूल दिस कंट्री वी हैव टू ब्रेक द बोन ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द एजुकेशन सिस्टम। और उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी सिस्टम लाया। मुंबई यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, सारे गुरुकुल को ज्वाइन कर दिया। फिर उन्होंने बोला एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम इस कंट्री को दो जो सिर्फ कामगार पैदा करे। उनको कौन चाहिए था? लेबर। उनको कौन चाहिए था? कामगार। उनको कौन चाहिए था? वर्कर। उनको इंडियन सिर्फ इस रूप में चाहिए थे। तो उन्होंने बोला ऐसा सिस्टम बनाओ कि जो सिर्फ कामगार पैदा करे, और एक एजुकेशन सिस्टम हमारी कंट्री को दिया। ये हमारा दुर्दैव है, ये हमारा बैड लक है कि आज भी वही एजुकेशन सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, रिफॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको लाइवली बताऊं तो हमारे कंट्री में ग्रेजुएट करने का बंदा क्या करता है, पोस्ट ग्रेजुएट करने का क्या करता है, एमबीए करने का क्या करता है? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मास्टर डिजिटल। चलो मैं दूसरा सेक्टर पकड़ता हूँ। दूसरा सेक्टर को प्रोफेशनल्स। एक तो ये हो गए, दूसरे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स। ये लोग क्या है, इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद के नौकर। वो तो दूसरों का नौकर, ये खुद के नौकर। अगर 2 महीने पैरालिसिस हो जाए या 2 महीने फ्रैक्चर हो जाए तो खाने के वादे इनके भी हो जाते हैं। खुद है तो धंधा है, खुद नहीं तो, आप समझ रहे हो ना। ये अपना एजुकेशन पॉइंट का दूसरा साइड देखिए। आपके एरिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर्स होंगे, मेडिकल स्टोर वाला, किराना दुकान वाला, ज्वेलरी वाला, इनकी पढ़ाई कितनी है? छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, गारमेंट फैक्ट्रीज, मोती की फैक्ट्री, इनका एजुकेशन बैकग्राउंड कितना है? मिडिल मीडियम स्केल इंडस्ट्री, इनके ओनर की पढ़ाई कितनी है? आप समझ रहे हो मैं कुछ बोल रहा हूँ? धीरू भाई अंबानी कितने पढ़े थे, लेकिन इनके पास एक क्वालिटी थी, प्रैक्टिकल नॉलेज।
प्रैक्टिकल नॉलेज उनको सिखाया जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ मारवाड़ी समाज सबसे बेस्ट समाज है। मैं बहुत तारीफ करता हूँ, क्यों? क्योंकि आप देखो लड़का 7वीं में भी रहेगा ना तो उसको दुकान पे बिठा देंगे। जब तक वो ग्रेजुएट होता है तब तक तो धंधे की पूरी टेक्नॉलॉजी सीख जाता है। और हमारे बच्चों को 22 साल के हो गए ना, अजून अभ्यास कर, कसाला चालना तिकडे, घराच्या बाहेर पडायचं नाही, अपनी मेंटॅलिटी आप समझ रहे हो ना। आणि फिर आप तुला फक्त नौकरी करायचं आहे म्हणून अभ्यास कर, मतलब प्रोग्राम है उसकी नौकरी की। और इसीलिए आज हमारी कंट्री जो ग्रोथ चाहिए ग्रोथ नहीं। जापान देखो 10 बार गिरा, कितने बार गिरा? 2-3 बार गिर चुका, हर बार उठा, क्योंकि वहां के लोग प्रैक्टिकल नॉलेज वाले। हमारे यहाँ सिर्फ मेंटालिटी क्या है, तो अगर अपने आप को बदलना है तो आपको प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा। मैंने जितना कुछ सिखाई आपको थियरी सिखाया, लेकिन थियरी आपको सब कुछ नहीं देती। प्रैक्टिकल के बारे में खाली इतनी बताऊं, 1-2 क्लिपिंग में आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकल में हम क्या कर रहे थे। प्रैक्टिकल के अंदर एक रेस्पिरेशन टेक्निक है, मैं आपको खाली बता दूं हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं तो कौन बता पाएगा? आप 1 मिनट में कितनी सांस लेते हो? कभी ध्यान दिया है? आपने कितनी बार किया है सांस को गिरा? लेकिन मैं आपको बताऊं, हम लोग सांस हमारी लाइफ है तो मानते हो, लेकिन हम उसको ही ध्यान नहीं देते। फुकट के मिली की चीज की वैल्यू नहीं रहती। लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और ऑक्सीजन लगाया तो फुकट में ऑक्सीजन मिल रहा है ना। तो टेक्निक के अंदर हम आपको वो चीजें सिखा देंगे, यही आपका व्यायाम है रेस्पिरेशन का। इसके बारे में एक छोटा सा आपको फैक्ट बताऊं, कि समझाने के लिए बता रहा हूं कि कुदरत ने सबको गिनी हुई सांसें दी है। अब देखो कुत्तों की एज कितनी रहती है? डॉग्स की एज कितनी रहती है? 10 से 12 साल। आपने उसको सांस लेते देखा? जल्दी खत्म कर देता, उसको भी उतनी है। आप समझ रहे हो ना? वही स्ट्रेसफुल इंसान जो है, स्ट्रेसफुल, टेंशन में, डिप्रेशन में, तो जब आप गुस्से में रहते हो तो सांसें बढ़ जाती हैं, टेंशन में रहते हो तो सांसें तेज हो जाती है ना। उनकी एज कितनी रहती है? 45, 50, 60। हमारे ऋषि मुनियों की एज कितनी थी? 100, 150, 200, क्योंकि उन्होंने सांसों को सेटल कर लिया, जिसको मतलब डीप ब्रीथिंग। जब डीप लोगे, लंग्स को एक्सपांड होने को जगह ही नहीं दे रहे हो ना, शॉर्ट में ब्रीथ ले रहे हो, यहाँ तक आती चले जाते हो तो लंग एक्सपांड ही नहीं होता पूरा। 100 जितनी साल जीते हो ना, लंग्स पूरा का पूरा यूज ही नहीं होता। लेकिन डीप ब्रीथिंग में लंग्स जब यूज होगा तो सांसें कम होगी, सांसें कम होगी। तो एक बार आप 10 पे आ जाओ ना, 10 से 12 पे, तो आपकी उम्र 100% 100 साल। लेकिन अगर जल्दी खत्म हो रहा है तो हमेशा गुस्सा करो। तो ये सब टेक्निक सिखाते हैं, नेगेटिविटी निकालने की टेक्निक है कि जितना बचपन से लेके ना ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, बचपन देखा ना, वो टेक्निक सिखाते हैं कि उस चीजों को निकालें। क्योंकि बचपन में सब ताकत है हमारे पास, बचपन में हम सब ताकत, रिलेशनशिप कितनी बातें करते हैं, हर धंधा, हर बिजनेस, हर चीज रिलेशनशिप है ना। और रिलेशनशिप हमको गॉड गिफ्ट है। कभी आप ट्रेन में सफर किए होंगे, 3 साल के 2 साल के बच्चे को देखो आपके सामने बैठा हो बस के सामने, तो पहले स्माइल कौन देता है? बच्चा देता ना। और आप कितना भी गुस्से में बैठे हो या सामने वाला बंदा कितना भी खड़ूस हो, उसका रिएक्शन क्या होता है? स्माइल आई तो रिएक्शन क्या होता है? आज कितने लोग स्माइल देते हो? स्माइल इज अ वाया मीडिया ऑफ रिलेशनशिप, स्माइल इज अ कॉन्फिडेंस का। लेकिन अपने बाजू वाले को मुस्कुरा के नहीं देखते। आप समझ रहे? बच्चों से सीख रहे ना। कभी आपने देखा वही बच्चों को पकड़ा होना कि आपके सामने गोद में कूद के बैठ जाता, मतलब बॉडी टू बॉडी टच, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप दिन में कितने लोगों से हाथ मिलाते हैं? हाथ मिलाना मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्म करना। पैर छूते थे, क्यों छूते थे? एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते थे। लेकिन हम लोग वो करते नहीं, तो रिलेशनशिप कहां से बनेंगे? पहले आपकी वाइफ ने बोला होगा 4000 रुपए 6000 रुपए गोल्ड है, आपके पास पैसे भी थे, लेकिन आपने डीजल लिया क्या? आज पछताते हो कि नहीं? 30,000 हो गया। किसी ने बोला होगा ये फ्लैट 12 लाख में है, ऐसे अनुभव हुए होंगे। आपने डीजल नहीं लिया, पैसे थे, आज आपके सामने 1.25 करोड़ में, दुखता है ना? अरे वो जमीन ले लिया होता। ऐसे जिंदगी में किसी ने आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी होगी, आपने डीजल नहीं लिया एग्जाम्पल के लिए, कोई भी, और वही बंदा बहुत आगे निकल गया, आपको दुखता है? मतलब डीजल लेने की क्वालिटी। लेकिन जब प्रैक्टिकल करोगे ना तो डीजल लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि डीजल लेना आसान तब हो जाएगा जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार होता है। तो ये एक एक्टिविटी कराते हैं हम आपको सिखाने के लिए। ये सब प्रैक्टिकल वर्कशॉप के पार्ट है। मैंने जैसे आपको बोला कि माइंड जो बोलता है बॉडी वो करता है, मैंने बताया था ना। बिलीव करो, ये टेक्निक करने के बाद कभी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। फिर कमर दुखना, बॉडी एक होना, बीमारी होना, ये कहाँ गायब हो जाएगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सब इधर से ये WHO बताता है हमारा WHO 90% डिजीज आर साइकोसोमैटिक।
यहाँ की बीमारियां हैं, एक्चुअल बीमारियां नहीं है। 10% बीमारियां रियल बीमारियां हैं। एक और टेक्निक हम आपसे करवाते हैं प्रैक्टिकल वर्कशॉप पे, वो टेक्निक है नंगे पैर ग्लास पे चलना। अब ये क्यों कराते हैं, इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा, ये बेमतलब का नहीं कराएंगे हम आपको। एक डर है, फियर है, बचपन से लेके आज तक हमारे में डर बैठा हुआ है, और डर निकालने का मैं एक ही रास्ता बताता हूं कि जिस चीज का डर हो कर डालो। मैं 2 लाख रुपए डाल के बिजनेस चालू करूं और डूब गया तो कभी बिजनेस नहीं चालू करूंगा। कोई फियर, हर चीज का डर है ना, ये हो गया तो वो हो गया तो, लेकिन डर निकालने का एक ही रास्ता कर डालो। वैसे कांच का डर, एक एग्जांपल देता हूं मैं कि एक चीज का डर है, उसको निकाल दो, सब पाइपलाइन क्लियर हो जाती है। कांच लगने का डर है ना, बचपन से कांच लगा हुआ है, खून निकला हुआ है। ये सब टेक्निक क्यों कराते हैं, ये सब प्रैक्टिकल वर्कशॉप की पार्ट है कि आपके अंदर वो सारी चीजें आ जाए जो आपके पास ऑलरेडी है। और मैं बात कर रहा था, मैं बोला मैं थियरी लेक्चर तो लेके जाऊंगा, लेकिन ये सारे प्रोग्राम हम लोग फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। तो मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि फ्यूचर में अगर प्रैक्टिकल वर्कशॉप करना है तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइज कीजिए और ये प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलेगी तो आप कईयों की जिंदगी बदलोगे, और कईयों की जिंदगी बदलोगे। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, और खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। आप समझ रहे हो ना? तो ये पूरा का पूरा सिर्फ एक लॉ के ऊपर मैंने आपसे डिस्कस किया, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं कि आर यू सेटिस्फाइड विद द लॉ? तो आज के बाद पॉजिटिवली बोलोगे ना, पॉजिटिव करोगे ना, पॉजिटिव चीजों के एक्शन पे बिलीव करोगे ना, तथास्तु। With this, I really thank you very much for giving me your time to share my experiences. आप लोगों ने बहुत अटेंटिवली सुना, 1.5 घंटे मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि दीदा सिंह को मैंने पहले बोल दिया था कि चाय का ब्रेक बीच में नहीं दूंगा। इन्होंने बोला कि सर लेकिन लोगों को चाय तो पिलाना पड़ेगा। मैं बोला ये मेरी गारंटी है कि उनको चाय की याद नहीं आएगी। आपको चाय मैं बोला उनको चाय की याद नहीं आ रही है। आप वो बोलते करो, रामदेव बाबा ने अगर तुमसे योगा नहीं कराया होता तो आज आपको योगा की वैल्यू समझते थे क्या? मैंने भले लेक्चर लिया हो, लेकिन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखे ना, अनुभव करो, छोटा सा अनुभव करो। कल सुबह सारे करेंसी नोट्स बूमरैंग थ्योरी से निकली, जितने कड़क नोट है ना 5 रुपए के 10 रुपए के, खीसे में रखो, और सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी शॉपिंग करो ना, खाली कड़क नोट लो, करके देखो। भाजी खरीदते हो, टिकट लेते हो, बस में जाते हो, कहीं भी जाते हो, शाम को आप देखना आपके पास जो रिटर्न आया ना, सब करेंसी आएगा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे सड़ी हुई नोट पहले देते, खराब झालेली पहिले याला संपवा। रिटर्न क्या आते आपके पास? डॉक्टर मिश्रा आणि त्यांचे सहकारी राजेश शर्मा यांनी जे काही लेक्चर दिलं 2.5 तास, जनरली अशा सेमिनारमध्ये आपल्याला झोप येते, पण आज आपल्याला अजिबात झोप आलेली नाही। आणि तुम्ही जी कमिटमेंट केली होती की इथून बाहेर पडणारा प्रत्येक जण बदललेला असेल, माझी 100% मी खात्री देऊ की मी बदललेला आहे। आणि जे असंख्य मुद्दे सांगितले त्याच्यामध्ये एक मुद्दा असा आहे की कॅपॅसिटी मोल्डिंग, म्हणजे आपल्याकडे जे लेटंट पोटेन्शियल असतं ते आपण मोल्ड करायचं। डिसऑर्गनाइज काम जे आहे, जसं त्या असरानीला दाखवला होता, तो असरानी म्हणजे आपला स्टेशन हाऊस ऑफिसर असतो। मारामारी आली, रेप आला, मायनर कॉलेज आलं, ते कसं आपल्याला ऑर्गनाइज करता येईल हे फार महत्त्वाची गोष्ट आहे। आणि आजचे काम उद्यावर टाकू नका। आज जर का काही यांच्यापासून इन्स्पायरेशन घेऊन काही निर्णय घेणार असाल तर या उंबरठ्याच्या बाहेर जाण्यापूर्वी घ्या। मी एक छोटासा निर्णय घेतला, माझं वजन जरा जास्त आहे, 100 किलो झालंय, ते मी पुढच्या वर्षी या दिवशी दोन्ही डॉक्टर मिश्रा आणि त्यांच्या सहकार्याने ते आपल्याला अमूल्य मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल त्यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो। SP दीदार सिंग आणि पवार साहेब हे खूप कष्ट करत आहेत, त्याबद्दल त्यांचं मी धन्यवाद देतो। आणि आपण शांतपणे ऐकलं आपल्या सर्वांना। सारी चीजें हैं जिनको आप डरते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, वो कर जाने के बाद आपको लगता आप कर सकते हैं। उसी तरह इसके बाद आपको जो प्रोग्राम के लिए तैयारियां बताई गई है, लोगों के नाम लिखना, उनके लिए
प्रोग्राम्स करना, उनको सीडियां गिफ्ट करना, ये आपको अगर कठिन लगता होगा तो बस कर डालिए, आसान हो जाएगा। अगर जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो एक ही चीज याद रखो, करना पड़ेगा। डू इट।